हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपका नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन क्या होता है। स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चरल जो इन्फ्लेशन है वो किस कारण से आता है। इससे पहले आपने देख लिया कि एक तो आपने देखा कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन जिसमें मनी की सप्लाई इंक्रीज होने के कारण से जो है प्राइस लेवल बढ़ा, उसके बाद इन्फ्लेशन आया। बट लेकिन यहाँ पर देखिए आप, उसके बाद आपने केन्स का देखा कि एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, इस कारण से इन्फ्लेशन की डिमांड के कारण से इन्फ्लेशन आ। ये थोड़ी सी जो थ्योरी है उन थ्योरी से हटकर है। यहाँ पर क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये करें कि जो एक तरीके से अंडर डेवलपिंग या डेवलपिंग जो कंट्री होती हैं उनके अंदर जो इन्फ्लेशन आता है उसका मुद्दा और ही कुछ रहता है। वो और क्या मुद्दा रहता है उसके बारे में एक बार जानते हैं। देखिए, जो स्ट्रक्चरलिस्ट या संरचनावादी जो थ्योरी है इन्फ्लेशन की, ये थ्योरी जो साउथ अमेरिका है वहाँ पर इसको विकसित किया गया। ये जो थ्योरी फोकस करती है, मेनली जो फोकस करती है अर्जेंटीना, ब्राज़ील और चिली जैसी डेवलपिंग कंट्रीज में इन्फ्लेशन का मेन कारण स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन है। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है संरचना, स्ट्रक्चर चेंज होना। एक तरीके से स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर चला जाना। हो सकता है कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई हो सकता है कि और बहुत सारी जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई हो, तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर चेंज होता है। या इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर सेक्टर से आप इंडस्ट्री सेक्टर पर मूव कर गए हो, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल चेंज। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं इसी थ्योरी में ग्रोथ, ये इन्फ्लेशन के ही कारण है। तो ये ग्रोथ का क्या मतलब होता है, एक होता है ग्रोथ, एक होता है डेवलपमेंट। ग्रोथ का मतलब होता है जब हम किसी एक विशेषता की बात करें। एक विशेषता का मतलब होता है कि एक फीचर्स के बारे में देखें। अगर हम इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो ग्रोथ का मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना, और डेवलपमेंट का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, सारी चीज़ें होना। ग्रोथ जो होता है ये एक तरीके से डेवलप्ड जो कंट्री होते हैं, यानी कि जो डेवलप कंट्री होते हैं, जो विकसित देश होते हैं, उनका कंसेप्ट होता है। क्योंकि विकास तो उनका हो चुका होता है, अब उनको उस ग्रोथ को मेंटेन करना होता है। लेकिन जो विकासशील जो देश होते हैं उनका जो कंसेप्ट होता है डेवलपमेंट का होता है। अभी उनके पास ना प्रॉपर हेल्थ है, ना एजुकेशन है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी इन सारी चीज़ों को डेवलप करेंगे। देखिए, जो स्ट्रक्चरलिस्ट है, संरचनावादी का मानना है कि यदि किसी कंट्री की ग्रोथ होती है, कोई भी अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन आएगा। इनके कारण जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलपमेंट की तरफ बढ़ती है, जैसे उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण से जो संरचनात्मक इन्फ्लेशन है वो पैदा हो जाता है। अब देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप ग्रोथ की तरफ मूव करोगे तो एक तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि आप जब अपना विकास करना चाहोगे तो बहुत सारे इम्पोर्ट आपको करने पड़ेंगे। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्था में वो करें कि जब हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं तो एकदम से हम मूव करते हैं नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर का इंडस्ट्री के ऊपर, जिससे हमारी इनकम इंक्रीज करती है। और जब इनकम इंक्रीज करती है तो साथ साथ में पॉपुलेशन ग्रोथ भी इंक्रीज करती है। देखिए, ये आप समझिए, एक लेवल ऐसा आता है जब तक हमारी इनकम भी इंक्रीज करती है और एक लेवल तक पॉपुलेशन भी इंक्रीज करती है, दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशन पाया जाता है। बट लेकिन एक उसके बाद एक ऐसा लेवल आता है जिसके बाद हमारी जो है इनकम तो बढ़ती रहती है, लेकिन पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो डिक्लाइन करने लगते हैं। क्योंकि समझ में आने लग जाता है कि भाई ज़्यादा, अगर जितने ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे उतना ही उनका खर्चा भी होगा। लेकिन स्टार्टिंग में इनिशियल जो फेज होता है, जब स्टार्टिंग में नई नई इनकम बढ़ने लगते तो उस टाइम पर एक तो हेल्थ फैसिलिटी आ जाती है, इसलिए जो डेथ रेट है वो डाउन हो जाती है। और जब डेथ रेट डाउन होती है तो जो एक तरीके से डेथ होनी थी वो नहीं हो पाती। इसे क्या होता है, पॉपुलेशन बढ़ती है। दूसरा क्या है भाई, डेथ रेट भी रुक गई है, लेकिन जो यहाँ पर वो इतने एजुकेटेड लोग नहीं, अब उनके पास एजुकेशन तो है नहीं। वो क्या समझते हैं कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन, जितने ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे, एक तो वो काम में हाथ बटाएंगे। दूसरा वो क्या सोचते हैं कि क्या पता, जैसे मान लिया जाए कि पहले क्या था कि बहुत सारे बच्चे पैदा कर देते थे। अब उनका यही था ना कि कुछ बहुत ही कम बच्चे से थे जो लास्ट टाइम तक बचते थे, यानी कि नहीं तो सबकी डेथ हो जाती थी। तो एक तो ये कारण है। फिर लेकिन जब जैसे जैसे अमीरी की तरफ बढ़ते हो, जैसे जैसे आपकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, उसके बाद एक लेवल ऐसा आएगा जिसके बाद पॉपुलेशन घटना स्टार्ट हो जाएगी। तो वही बात है कि जब साथ साथ में पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, इनकम बढ़ती है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ भी होती है, इंक्रीज करती है। जैसे अब देखो, पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, इतने से इनकम बढ़ती, इनकम बढ़ी 2% से और पॉपुलेशन बढ़ गई 5% से। तो ये जो 3% एक्स्ट्रा बढ़े, ये क्या करेंगे, एक तरीके से एक तो शहरीकरण के ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, ज़्यादा शहरों में लोग जाएंगे। वास्तव में जनसंख्या वृद्धि का दबाव बढ़ती हुई
शहरी आय एक प्रतिक्रिया क्रम द्वारा, एक चेन रिएक्शन मैकेनिज्म द्वारा बढ़ती जाएगी, यानी कि एक चेन रिएक्शन हो जाएगा। अब डिमांड ज़्यादा होगी, इतनी इकोनॉमी में सप्लाई नहीं होगा। अब देखिए चेन रिएक्शन मैकेनिज्म क्या, कृषिगत वस्तु कीमतें सामान्य कीमत स्तर और मतलब वो करेंगे मजदूरी। अब देखिए जो कृषि की जो कीमतें होती हैं, एग्रीकल्चर जो प्राइस है वो बढ़ जाएंगे क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पर देखिए दो तीन चीजें हैं। एक तो जो चेन रिएक्शन में काम करेगी, कृषिगत जो एग्रीकल्चर प्राइस है वो बढ़ेंगे। जब एग्रीकल्चर वस्तु कीमतें बढ़ेंगी तो नॉर्मल जो प्राइस लेवल है ना वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इंडेक्स जो होता है। फिर देखो जब प्राइस बढ़ते हैं तो तीसरे नंबर पर क्या होगा, जो मजदूरी है। अब देखो जब कीमतें बढ़ेंगी, एक तो उनको कंपनसेट करने के लिए जो लेबर है वो क्या करेगी, अपनी मजदूरी की ज़्यादा डिमांड करेगी। इस चेन रिएक्शन के कारण एग्रीकल्चर प्राइस इंक्रीज होंगे, जिससे जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज होगा और फिर लोग वेज की डिमांड ज़्यादा करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर प्राइस इंक्रीज होंगे जिसके कारण से जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज होगा और फिर क्या होगा, वो क्या कहेंगे लोग, वो कहेंगे हमारे वेज बढ़ाए जाएं। अब जब वेज बढ़ते हैं तो आप सभी जानते हो कि जो एक प्रोड्यूसर की जो कॉस्ट होती है वो इंक्रीज कर जाती है। अब देखिए इसके बाद अब हम बात करते हैं कि प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स, प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स, प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स। एग्रीकल्चर गुड्स, अब देखिए जब एग्रीकल्चर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, यानी कि एग्रीकल्चर जो गुड्स है अगर उनकी डिमांड अगर इंक्रीज होती है, ठीक है, तो उसकी डोमेस्टिक सप्लाई, लेकिन जो सप्लाई है उसकी डोमेस्टिक अपने देश में वो क्या है, कॉन्स्टेंट है होने के कारण एग्रीकल्चर गुड्स के, अब देखो जो एग्रीकल्चर गुड्स है उसके क्या हो जाएंगे, एग्रीकल्चर जो गुड्स है उसके प्राइस क्या कर जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। प्राइस इंक्रीज करेंगे, जब कीमतें बढ़ती है तो खाद्य पदार्थों का उत्पादन, यानी कि जो खाने वाली जो चीज़ें हैं वो, यानी कि सप्लाई उनकी नहीं बढ़ पाती है, उनकी सप्लाई क्या है, इनइलास्टिक है। अब इस तरीके से समझिए जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसकी सप्लाई क्या है, इनइलास्टिक है। तो जिस हिसाब से सिर्फ उन प्रोडक्ट की अगर डिमांड बढ़ती है तो उनमें क्या बढ़ पाएगा, प्राइस ही पी से P1 हो पाएगा। अब इसके बाद देखिए कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की सप्लाई क्यों नहीं बढ़ती, ऐसा क्या कारण है। अब इसके कई कारण हैं। फर्स्ट है कि आप देखते होंगे कि ज़मीन को क्या करते हैं, जो खेत बाड़ी की जो ज़मीन होती है जिसमें गेहूं की, चावल की, इनकी पैदावार होती है, तो उसको क्या कर देते, कॉन्ट्रैक्ट पर दे देते। अब आप ये समझिए अगर मान लिया जाए कि आपका एक घर है और उसको आप किसी को रेंट पर देते हो, देखिए जो मकान मालिक होता है वो क्या करता है, अपने घर की देख रेख जो अच्छे से करता है, लेकिन जो रेंट पर लेने वाला व्यक्ति होता है वो क्या करता है, उसमें जो भी है ठीक है, जो जहाँ पर भी जो नुकसान हो रहा, देखो सबकी बात नहीं है, कुछ लोगों की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, वो इतना फोकस नहीं करते। उसी प्रकार से एक लैंड का टुकड़ा होता है, अगर मान लिया जाए कि मालिक इसके ऊपर, जो ओनर है इसका, खुद इसके ऊपर काम करेगा तो इसकी अच्छी देखभाल करेगा, लेकिन अगर ये जिसको रेंट पे दिया है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट पर दिया, अगर उस बंदे को ये देता रहेगा तो ना तो ये खुद करेगा, क्योंकि इसको ये लालच है कि आपको तो पैसे मिल ही रहे हैं इतने ही, जब इसके ऊपर एक्स्ट्रा खर्चा करोगे, कोई खाद गोबर खाद ये इस तरीके का, सिंचाई की सुविधा इस तरीके का अगर एक्स्ट्रा खर्च करते हो तब भी आपको इतना मतलब मिलने वाला है, और उससे पहले भी तो क्यों बेमतलब में खर्चा किया, तो इसलिए प्रोडक्टिविटी इसकी घट जाती है। जो दूसरी जो प्रॉब्लम्स है ये है कि इरिगेशन की सुविधा नहीं होती है, और जो एग्रीकल्चर पर खर्च करने के लिए पैसा चाहिए वो नहीं मिलता है। अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो भी गया तो मार्केट ही नहीं मिलती है उसको, और क्या हो जाती है, और नहीं तो क्या फसलें खराब हो जाती हैं, इसलिए भी उत्पादन नहीं बढ़ पाता। तीसरा क्या है कि जो फॉरेन एक तरीके से जो करेंसी है, जो एक्सचेंज है, उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन होती है। विनिमय प्रतिबंधों के कारण खाद्य पदार्थ भारी मात्रा में आयात भी नहीं किए जा सकते। देखो हमारे पास इतना फॉरेन रिजर्व नहीं होता कि जिससे हम इंपोर्ट करें, तो इंपोर्ट करते हो जब तो आपको उनकी करेंसी की ज़रूरत पड़ती है, तो जिसके कारण से अब इतनी करेंसी है नहीं फॉरेन करेंसी, तो इतनी ज़्यादा इंपोर्ट भी नहीं कर पाते कि बड़ी हुई डिमांड को कवर किया जा सके। फिर घरेलू खाद्य पदार्थों की कीमतों की अपेक्षा वो करेंगे, जो डोमेस्टिक खाद्य पदार्थ हैं, खाने योग्य जो वस्तुएं हैं की कीमतों की अपेक्षा आयातित खाद्य पदार्थों की कीमत अधिक ऊंची होती है, यानी कि जो इंपोर्ट करोगे वो और भी महंगा होगा। इससे अर्थव्यवस्था के भीतर और प्राइस लेवल बढ़ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए कि एग्रीकल्चर जो वस्तुएं होती हैं वो कीमतों पर किस तरीके से प्रभाव डालती है, यानी कि एग्रीकल्चर जो गुड्स है, एग्रीकल्चर जो आपके गुड्स के प्राइस हैं, एग्रीकल्चर गुड्स प्राइस, ये किस तरीके से प्रभावित करते हैं
वेज रेट को, यानी कि ये जो वेज रेट है उसको किस तरीके से प्रभावित करते, क्यों एग्रीकल्चर गुड्स के प्राइस बढ़ने या घटने से वेज रेट के ऊपर प्रभाव पड़ता। जब खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ती हैं, यानी कि जो कंज्यूम करने योग्य जो प्रोडक्ट हैं, जब उनके प्राइस बढ़ते हैं तो मजदूरी करने वाले अपनी वास्तु की, देखो ये क्या करें, ये करें कि जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है, जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है या गुड्स है, जब उसकी कीमतें बढ़ेंगी, यानी कि इसके जो प्राइस हैं एग्रीकल्चर के, जब वो इंक्रीज होंगे, तो इंक्रीज होने से क्या है, जो मजदूरी करने वाले वास्तविक आय, यानी कि जो वेज के आधार पर काम करने वाले लोग हैं, उनकी रियल इनकम क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। अब देखिए कोई भी अगर मान लिया जाए कि एक बास्केट थी, इस बास्केट में जितने भी गुड्स थे उनका टोटल मान लिया जाए कि पर डे या पर मंथ का आप ले सकते हो कि उनका पर मंथ का मानते कि 1000 रुपये खर्चा हो जाता था इन पर, जो भी रसोई की आइटम्स ले सकते हो, यहाँ पर किचन की जो आइटम्स होती 1000 रुपये खर्चा होता था। लेकिन अब क्या हुआ, ये जो दाल वो लेते थे, नमक, तेल, चाय, चीनी, ये सारा खर्चा जो अगर मान लिया जाए कि इसकी कॉस्ट बढ़कर कितनी हो जाए 1500 रुपये, अब वो क्या करेंगे, जो वर्कर है वो उनका काम नहीं चलेगा, तो क्या करेंगे, ये बढ़े हुए वो क्या कहेंगे कि हमारे जो ये इतने प्राइस बढ़े हैं इस कारण से आप हमारी वेज बढ़ाइए। अब देखिए अगर यहाँ पर लेकिन मजदूरी और महंगाई भत्ता निर्वाह वह सूचकांक वो करें कि जो मजदूरी होती है, आपको मजदूरी कितनी मिलेगी, आपको मजदूरी बढ़ के मिलेगी या जो एक तरीके से जिसको आप जो भी मजदूरी है वो कब इंक्रीज होगी, जब आपका इंडेक्स जो होता है, यानी कि जो निर्वाह व्यय सूचकांक जो होता है उससे जुड़ी हुई होती है। अगर आपका जो महंगाई भत्ता निर्वाह व्यय सूचकांक अगर बढ़ता है, बढ़ता का मतलब है कि यदि जितना भी मान लिया जाए कि इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन यदि 100% से 105 हो जाए तो आपको 5% के अकॉर्डिंग ही, यानी कि जो 5 जितना बढ़ा उसके हिसाब से ही आपकी मजदूरी बढ़ाई जाएगी। इसलिए जब कभी निर्वाह व्यय सूचकांक स्वीकृत, यानी कि जो भी जिस भी रेट पर आप निर्वाह कर पा रहे थे जितने वेज से, यदि उससे ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इससे क्या होगा, तो इससे आपके वेज हो गए, जो महंगाई भत्ता हो गया उनको बढ़ाया जाएगा। और फिर उसके आगे क्या होगा, जब महंगाई भत्ता बढ़ेगा तो आपकी पॉकेट में 1000 रुपये आते थे 1500, तो वो करेंगे डिमांड ज़्यादा करेंगे। अब देख लेते इसका जो मतलब आगे इसके एक्सप्लेनेशन है। कृषिगत वस्तु कीमतों का मजदूरी पर प्रभाव। जब खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ती हैं तो मजदूरी करने वाले अपनी वास्तविक आय में गिरावट किस्ती पूर्ति के लिए मजदूरी की दरों में वृद्धि के लिए दबाव डालते हैं। लेकिन मजदूरी और या महंगाई भत्ता निर्वाह व्यय सूचकांक होता है इंडेक्स से जुड़े हुए हैं, इसलिए जब कभी निर्वाह व्यय सूचकांक स्वीकृत बिंदु से ऊपर बढ़ता है तो मजदूरी महंगाई भत्ता बढ़ाए जाते हैं, जो आगे वस्तुओं की मांग बढ़ाते हैं और फिर आगे उनकी कीमतों में वृद्धि होती है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस थ्योरी में, ये जो डायग्राम है, अब इस डायग्राम को एक बार समझ लीजिए। पहले यहाँ पर इसको एक बार मैं बना देती हूँ, फिर आप उसको देख लेना। देखिए ओ एक्सिस पर हमने आउटपुट को लिया है, यहाँ पर आउटपुट है ओ एक्सिस पर, और ओ वाई पर हमने लिया है प्राइस को, यहाँ पर प्राइस है। अब देखिए आप ये एग्रीगेट सप्लाई करा हुआ है, ये एग्रीगेट सप्लाई करा हुआ है और ये आपका एग्रीगेट डिमांड करा हुआ है, ये एग्रीगेट डिमांड करा हुआ है, जो D1 है। ये थोड़ा सा इस तरीके से है स्ट्रेट सा, इसको आप ले लेना। और यहाँ पर आप मानकर चलिए कि जो ये एग्रीगेट सप्लाई करा हुआ है और ये डिमांड करा हुआ है, इक्विलिब्रियम ये है, ई पॉइंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। इकोनॉमी में प्राइस लेवल OP है और जो आउटपुट है वो Y1 है। जब वेज यहाँ पर देखिए, अब इसके आगे क्या होता है कि मान लेते हैं कि यहाँ पर वेज रेट इंक्रीज हो जाते हैं, इनकी जो वेज मिलते थे 1000 रुपये 1500 कर देते, तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होकर, तो वो करें कि एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होकर AD मतलब D से D1 हो जाएगी। तो करें कि जब ये D से D1 हो जाएगी, इसके आगे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी, जब वेज रेट इंक्रीज होंगे तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होकर D1 से D2 हो गई, जो ये D2 हुई है। लेकिन जब लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो, अब क्या होगा, क्योंकि अब देखो वेज इंक्रीज हुए, वेज इंक्रीज होने के कारण से डिमांड इंक्रीज हुई, लेकिन वेज क्या है, एक जो कोई मालिक होता है उसकी क्या होती है, कॉस्ट होती है ना, तो ये कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो एग्रीगेट सप्लाई जो है, अब देखिए वेज बढ़े हैं, वेज बढ़ने के कारण से डिमांड बढ़े। अब वेज क्या है, एक प्रोड्यूसर की कॉस्ट है, जब प्रोड्यूसर की कॉस्ट इंक्रीज होगी तो उसकी एग्रीगेट सप्लाई की जो जितना उत्पादन करता था वो उससे पहले से कम उत्पादन करेगा। तो ये एग्रीगेट सप्लाई करो, पहले मान लेते कि ये S1 था, अब ये हो जाएगा S2,
और इस डिमांड कर्व को देखिए कहाँ पर कट करता है, यहाँ पर कट करता है। तो देखिए प्राइस P से P1 हो जाएंगे और इक्विलिब्रियम पॉइंट E से E1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि पहले के कंपेयर में जो है आउटपुट उसका डिक्रीज हो जाएगा, Y1 से Y2 हो जाएगा और प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाएंगे। तो आपने देख लिया कि मतलब ये किस किस कारण से होता है और सप्लाई कर्व क्यों पीछे की तरफ शिफ्ट किया। संरचनात्मक जो कठोरताओं के कारण सप्लाई कर्व E1 के बाद वर्टिकल हो जाता है। इनकी जो E1 है ना, इसके बाद क्या हो जाएगा, ये वर्टिकल हो जाएगा। जो E1 है उसके बाद वो करेंगी, ये वर्टिकल हो जाएगा। उसके बाद जो है सप्लाई को बढ़ाया नहीं जा सकता। जब लेबर कॉस्ट इंक्रीज होने के कारण सप्लाई कर्व डिक्रीज होकर S1 से S2 हो जाता है और डिमांड कर्व D2 को E2 पर काटती है, तो उत्पादन OY1 होगा। OY1 से सरककर OY2 हो जाएगा, गिर जाएगा। कीमत स्तर मतलब OP से बढ़कर OP1 हो जाएगा। तो यही है आपकी जो स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी है, थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन या स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। अब देखिए इसके बाद इसके कुछ अगर आप देखोगे तो एक सेकेंड रुकिए, इसके अंदर देखिए जो और भी इसके बहुत सारे कारण हैं। जो विकासशील अर्थव्यवस्था होती है, जो डेवलपिंग कंट्री होती है, उनके अंदर जो एक्सपोर्ट की जो ग्रोथ रेट होती है, यानी कि जो एक्सपोर्ट करते हैं जिस रेट से, जो एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट होती है, यानी कि जो ग्रोथ रेट होती है वो एक तो धीमी होती है, यानी कि बहुत ही कम एक्सपोर्ट रेट से एक्सपोर्ट कर पाते हैं। दूसरा क्या होता है कि ये स्थिर भी नहीं होती, यानी कि स्टेबल भी नहीं होती, अनस्टेबल होती है। इस कारण से भी क्या होता है, यहाँ पर जो है एक तरीके से जो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन है वो आ जाता है। दूसरा इसके बाद आप देखोगे कि ऐसे यहाँ पर टैक्स रेट जो होता है, देखिए मान लिया जाए कि टैक्स गवर्नमेंट ने लगा दिया। अब टैक्स लगाती है जिस टाइम पर टैक्स लगाया जाता है उस टाइम से लेकर और जिस टाइम पर कलेक्ट किया जाता है और जिस प्रोजेक्ट के लिए वो टैक्स लगाया है, यहाँ से ये कोई प्रोजेक्ट है यहाँ तक जाने में इसको समय लगता है। तब तक क्या अगर प्राइस बढ़ जाते तो ये प्रोजेक्ट मान लिया जाए कि 30 लाख का था, मान लेते हैं हम 30 लाख का था, और यहाँ पर मान लीजिए कि 50% प्राइस इंक्रीज हो गए, तो यही प्रोजेक्ट कितने का हो जाएगा, 30 और 15 45 लाख का। अब यहाँ पर लेकिन टैक्स लगाकर हम कितने लेकर आए, 30, तो 15 लाख रुपए और चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट क्या करेगी, डेफिसिट फाइनेंसिंग करेगी, नए नोट छपवाएगी, फिर उससे इन्फ्लेशन आएगा। तो ये भी एक कारण है। दूसरा है कि जहाँ तक मनी की सप्लाई का संबंध है, जब विकासशील देशों में कीमतें बढ़ती तो इसका अपने आप विस्तार होता चला जाता है। जैसे जैसे कीमतें बढ़ती हैं वैसे वैसे जो बैंक है ना, मान लिया जाए कि प्राइस बढ़ते जाए, वैसे वैसे हमारी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो कॉस्ट बढ़ने के कारण से हमें और ज़्यादा लोन लेना पड़ेगा, तो और आगे इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो ये करें कि जो एक तरीके से जो डेवलपिंग कंट्री के अंदर जो इन्फ्लेशन आने का कारण है वो अदर जो आपने पढ़ा कि डिमांडफुल इन्फ्लेशन, मनी की सप्लाई बढ़ने के कारण इन्फ्लेशन जो आया उससे बिल्कुल हटके है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।